मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपने चंद शब्द आपके सामने रखूँगा। उसमें पहले मैं अनागारिक धम्मपाल जी के बारे में मैं बहुत सम्मानपूर्वक उनके बारे में कुछ शब्द कहूँगा। जो हमारे सरिता ताई ने उनका पूरा इतिहास आपके सामने डाला है और उनका इतिहास आपके सामने रखते हुए बुद्धिज़्म का एक आधार भी आपके सामने रख दिया है कि दुनिया को बुद्धिज़्म की कैसी ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है, ये भी बता दिया है। अनागारिक धम्मपाल का जन्म कैसा हुआ, कैसे उनके ऊपर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा, ये तो अभी मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन आपको एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब जब भी आप बोध गया जाओगे और महाबोधि महाविहार के प्रांगण में भी आप प्रवेश करोगे तो आपको अनागारिक धम्मपाल जी की याद आएगी। अगर नहीं आती है तो उस विहार के प्रांगण में जाना आपका उचित नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि 1891 की बात है। आपको ज्ञात होगा कि 1891 में जब बाबा साहब का जन्म हुआ था, उस समय अनागारिक धम्मपाल जी श्रीलंका से भारत में आए और भारत में आने के बाद वो बोध गया गए और बोध गया जाने के बाद महाबोधि महाविहार की स्थिति जो उन्होंने अपने आंखों से देखी, तो सविता ताई ने तो बता दिया आपको कि उनको कितना दुख हुआ था। लेकिन एक वर्णन में मुझे ऐसा भी पता चला कि उनके आंखों से पानी गिरा और वो कहते हैं कि भाई क्या ये वही जगह हो सकती है जहाँ भगवान बुद्ध ने संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याण का मार्ग सुनिश्चित किया। ऐसी जगह आज पंडितों के हाथ में है, महंतों के हाथ में है और जिनका विद्रूपीकरण हो रहा है। और वो बात उनके दिमाग में बैठ गई। उसके बाद वो बुद्धगया से कलकत्ता आए और कलकत्ता में उन्होंने अपने कुछ, उनके साथ में कोई श्रीलंका से बहुत सारे लोग तो नहीं आए थे उस समय, लेकिन यही देश के कुछ लोगों को जो उस समय के विद्वान लोग थे, तो उसमें शायद कुछ लोग ब्राह्मण भी होंगे, उनको अपने साथ में लेके उन्होंने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कलकत्ता में की। और कलकत्ता में उसकी स्थापना करने के बाद सबसे पहले उन्होंने जो कलकत्ता हाई कोर्ट में महाबोधि सोसाइटी के उपलक्ष्य में म्हणजे उसके अंतर्गत एक केस फाइल की, तो केस के अंदर वो उन्होंने अपने पिटीशन में लिखा था कि भाई दुनिया के अंदर बहुत से धर्म हैं, उसमें क्रिश्चियन धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है, यहाँ हम लोग देख रहे भारत में ऐसे बहुत से धर्म हैं, जैनिज़्म भी है। लेकिन हमें कहीं पे भी ऐसी बातें देखने को नहीं मिलती है कि एक आधे चर्च के ऊपर किसी इस्लाम धर्म का जो मौलाना है उसने अपना अधिकार करके रखा हो, या एक आधी मस्जिद के ऊपर किसी चर्च के फादर ने अपना अधिकार जमा के रखा हो। ऐसा मुझे कहीं पे भी दिखता नहीं है। फिर हमारी ये जो पवित्र बौद्ध स्थली है महाबोधि महाविहार, इसके ऊपर महानता का हक क्यों वो अपना अधिकार यहाँ लेकर बैठा हुआ है। और सिर्फ अधिकार बैठा ही नहीं है, तो वो हिंदू धर्म के पूरे कर्मकांड यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। तो उसके लिए उन्होंने वो कलकत्ता हाई कोर्ट में एक केस फाइल की। कलकत्ता हाई कोर्ट से उनको न्याय भी मिला, उनके फेवर में गया वो न्याय। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अनागारिक धम्मपाल के ऊपर उस समय कलकत्ता में कैसे अटैक हुआ, किस तरह से उनको मारा गया, लाठियों से मारा गया, उनके ऊपर सामूहिक तौर के ऊपर मॉब लिंचिंग के तरफ उनके ऊपर आक्रमण भी हुए। और ऐसी सब विपरीत परिस्थितियों में भी अनागारिक धम्मपाल पीछे नहीं हटे और वो अपनी केस को उन्होंने हाई कोर्ट में लड़ा और उसमें वो जीत गए। ये रेफरेंस मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जिसकी लड़ाई अनागारिक धम्मपाल ने महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन चला के की थी, वो लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी चल रही है। और अभी अनागारिक धम्मपाल जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस डाला था, लेकिन आज के डेट में हम लोग ये देख रहे हैं कि भदंता आर्य नागार्जुन सुरई ससाई जी ने अनागारिक धम्मपाल जी के 100 साल के उपरांत इसी नागपुर शहर में महाबोधि महाविहार के आंदोलन की नींव भरी और उसका आंदोलन खड़ा किया। और आज उन्होंने
वो केस को सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके रखी है, जिसकी केस चल रही है। शायद अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो कुछ बुद्धिज़्म के फेवरेबल लग रहे हैं। बोबड़े के समय तो हमको लगता नहीं था कि वो हमारे कुछ फेवरेबल है, क्योंकि हमने देखा कि अयोध्या के इसमें कैसे जजमेंट आए हैं। तो इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रही है। जैसे अनागारिक धम्मापाल जी ने हाई कोर्ट में केस डाल के वो लड़ाई जीती थी, वैसे हम लोग आशा करते हैं कि महाबोधि महाविहार की ये जो लड़ाई है, जिसकी शुरुआत अनागारिक धम्मापाल जी ने की थी और अभी जो चल रही है, अभी भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी के नेतृत्व में जो चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में वो केस फाइल की गई है, उसमें भी हम लोग मतलब सक्सेस हो जाएंगे, ऐसे मुझे मतलब एक आशा है। क्योंकि ये बात अभी महाबोधि महाविहार की जो बात करते हैं और अनागारिक धम्मापाल जी की बात करते हैं, उन्होंने जिसकी लड़ाई की शुरुआत तो कर दी थी, एक आंदोलन की नींव तो उन्होंने डाल दिए थे, लेकिन अभी ये लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गए है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है आपको कि हमारी जो संस्था है उसके माध्यम से 2002 में हम जब यूएन गए, यूनाइटेड नेशंस के जिनेवा कॉन्फ्रेंस में गए थे, ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ यूनाइटेड नेशंस में इक्वलिटी को बहुत वैल्यू है। वहाँ पे अगर जो सेक्रेटरी जनरल अगर जेंट्स होता है तो ह्यूमन राइट्स की हाई कमिश्नर जो होगी वो लेडीज़ होगी। अगर हाई कमिश्नर का अध्यक्ष ये अगर जेंट्स होता है तो सेक्रेटरी जनरल जो होगी वो लेडीज़ होगी। ऐसे ही एक इक्वलिटी यूनाइटेड नेशन में हमें देखने को मिलती है। इसलिए मैंने बोला कि महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ये जो संघ आपने प्रस्तापित किया है और इसमें बुद्धिज़्म को जो फॉलो कर रहे हैं, जो आप इक्वलिटी की भाषा आप यहाँ पे प्रयोग में ला रहे हैं, उस इक्वलिटी के माध्यम से निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो 2002 में जब हमने ये क्वेश्चंस यूनाइटेड नेशन में लेके गए, उस समय ह्यूमन राइट्स कमीशन की हाई कमिश्नर जो थी लेडीज़ थी, मेरी रॉबिन्सन, उसको हम लोग जब मिले और बताए कि भाई बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार या हिंदुओं के ताबे में कैसा है और कैसे उसके ऊपर अतिक्रमण हुआ है और कैसे वहाँ के सारे रिचुअल्स हिंदू माइथोलॉजी से हो रहे हैं, और ये सारी कहानी उनको ब्रीफिंग, क्योंकि वो तो इतनी बड़ी हस्ती थी कि उनको ऐसे घंटों से भाषण देने के लिए उनके पास ना सुनने के लिए टाइम था ना हमें बताने के लिए। हमको तो 5 मिनट का समय मिला था उनसे मिलने के लिए, तो 5 मिनट के लिए अंदर हमें अपनी थीम बताने की थी। तो उन्होंने कहा, वो बहुत सीरियस हो गए और उन्होंने कहा कि मैं आपकी एक अपॉइंटमेंट यूनेस्को के साथ करा के देती हूँ, आप पेरिस चले जाइए और वहाँ यूनेस्को से मिलिए। तो ये जो हमारी अपॉइंटमेंट थी यूनेस्को के साथ, जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर ये है तो यूनाइटेड नेशन की ब्रांच एक विंग है, लेकिन यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो अपॉइंटमेंट हमको मैरी रॉबिन्सन ने लेके दिया। वहीं से उन्होंने फ़ोन करके जो डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के थे उनसे बात की और उन्होंने बताया कि भाई इनका इशू जो है वो बहुत जायज़ है और ये इशू आप सुन लीजिए। और डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को ने हमें इमीडिएट तीसरे दिन का टाइम दिया और कहा कि आप आके हमें मिले। हमने जिनेवा से हम लोग 2002 की बात मैं बता रहा हूँ, अगस्त महीने में जब हम लोग जिनेवा से पेरिस गए तो हमारे साथ में भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी भी थे। हमें पता ही नहीं था उस दिन तक कि भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी हमारे साथ में आ तो रहे हैं जिनेवा ह्यूमन राइट्स के कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, लेकिन महाबोधि सोसाइटी का इतना स्टडी और इतनी पढ़ाई उन्होंने की होगी, तो ये मैं भी बोल रहा हूँ कि मुझे भी उस समय तक ज्ञात नहीं था। जब हम लोग यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल को मिले तो डायरेक्टर जनरल को उन्होंने करीब 15 फाइल, जिसका वज़न 15 किलो के करीब होगा, ये उन्होंने डायरेक्टर जनरल को दिया। आप में से कितने लोगों को ये बात पता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग जब वहाँ से लौट के आए थे तो मेरे 1-2 आर्टिकल पब्लिश हुए थे पेपर में। अभी उस समय जिन्होंने पढ़ा होगा या कुछ मेरे भाषणों से आया होगा तो उनको ज्ञात होगा, तो इसलिए मैं फिर से ये रेफरेंस है आपको बता रहा हूँ ताकि ये इतिहास आपको पता चले कि जिसकी लड़ाई अनागारिक धम्मापाल जी ने शुरू की थी वो लड़ाई अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल में कैसी पहुँच गई है। तो हम लोग जब डायरेक्टर जनरल के पास गए यूनेस्को में, तो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कोइचारा ये अपने सीट से उतरे और ससाई जी के पैर छुए और उनको दोनों हाथ से नमन करते हुए उन्होंने कहा कि हमने महाबोधि महाविहार के संदर्भ में भारत सरकार से
कितनी विनती की है, कितने करस्पॉन्डेंस किए, कितने लेटर भेजे, और बिहार सरकार को भी कि भाई हमें कुछ तो एविडेंसेस दो महाबोधि महाविहार के बारे में। लेकिन ना तो भारत सरकार ने हमको मदद किया, ना बिहार सरकार ने, और ना हमको एक एविडेंसेस तक दिए। और आपने बिना हम आपको बताए आपने हमें इतना सारा मटेरियल लाके दिए, तो आप सच में पूजनीय हैं। और उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स स्वीकार किए और भदंता आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी को प्रॉमिस किया कि मैं भी बुद्धिस्ट हूँ। जो डायरेक्टर जनरल कोइचारा थे वो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल थे, लेकिन स्वयं बुद्धिस्ट थे, क्योंकि वो साउथ कोरिया के थे। तो उन्होंने वो स्वयं बुद्धिस्ट होने की वजह से उन्होंने गारंटी दी ससाई जी को कि भाई मैं महाबोधि महाविहार के लिए जो आंदोलन आप चला रहे हैं, इसके लिए मैं मेरे तरफ से क्या कर सकता हूँ ये मैं करूँगा। और मैं आपको बताते हुए मुझे भी खुशी हो रही, क्योंकि ये इशू हमने हमारी संस्था के माध्यम से यूनाइटेड नेशन में और यूनेस्को में रेज किया था, लेके गए थे। तो उस समय उसके बाद ऑस्ट्रिया के वियना में एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर महाबोधि महाविहार को ये हेरिटेज साइट के अंदर उन्होंने लाया और हेरिटेज साइट करके डिक्लेयर किया। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन जो 1891 में अनागारिक धम्मपाल जी ने जिसकी शुरुआत की थी, आज उस साइट को हेरिटेज साइट के अंदर लाया गया है और आज वो दुनिया की विरासत बन गई है। तो ये हमारे लिए जो भी बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है। ये अगर रेफरेंसेस नहीं है तो आपके पास, तो आप गूगल बाबा में जाके आप सर्च कर सकते हो कि महाबोधि महाविहार को हेरिटेज साइट कैसे डिक्लेयर किया गया। उसमें उसका सारा वर्णन किया है। वो ऑस्ट्रिया की कॉन्फ्रेंस थी, वियना की, वहाँ पे वो हेरिटेज साइट करके डिक्लेयर किया गया। तो ऐसा आंदोलन जिसकी शुरुआत अनागारिक धम्मपाल जी ने की थी और जो आज एक बड़ा जिसको स्वरूप प्राप्त हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो गया हुआ है। जब हम बुद्धिज़्म की बात इंटरनेशनल लेवल में करते थे तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बुद्धिज़्म के ऊपर जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया होगी, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, यही देश हमारे नज़दीक में आते थे। यूनाइटेड नेशन की अपनी एक सिस्टम है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको वहाँ रेज करना है, वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम काम करती है, तो उस सिस्टम के अंतर्गत आपको लॉबिंग करना पड़ता है। आपका अगर कोई भी इशू लेके जाते हो तो उस इशू के ऊपर बाकी कंट्रीज़ ने, बाकी देशों ने आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो उस इशू का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हमें महाबोधि महाविहार के इशू के ऊपर हमें करीब करीब उस समय जो अवेलेबल देश थे उसमें से 70+ देशों ने हमको सपोर्ट किया था। तो ये हमें भी हमको लगा उस समय कि चलो भाई, जिस आंदोलन की शुरुआत अनागारिक धम्मपाल जी ने की थी, हम उसका हिस्सा उस समय तो नहीं बन सके, लेकिन जो आंदोलन चल रहा था, जो अभी ससाई जी चला रहे हैं, कम से कम इस आंदोलन का हम लोग एक हिस्सा तो बन रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। आज हम इस आंदोलन को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं बताऊंगा। अनागारिक धम्मपाल जी के बारे में बाकी बातें तो आपने सुन ली है, अभी मैं बहुत सा बातें नहीं करूंगा। ये एक उनसे रही गई हुई थी, मतलब अनछुई बात थी जो मैंने आपके सामने रखा हूँ। अभी रही दूसरी बात पेरियार रामास्वामी की, तो मैं सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जयंती का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, और बंती जी को भी मैं कहूँगा कि भाई महिला सशक्तिकरण संघ को या सभी लोगों को आप बताइए कि पेरियार रामास्वामी या एवी पेरियार रामास्वामी, नायकर इस शब्द का प्रयोग मत करिए। नायकर ये शब्द स्वयं रामास्वामी ने इसको डिनाई कर दिया था और इसको ख़त्म कर दिया था, क्योंकि ये जातिवाचक शब्द है। जैसे हमारे यहाँ अभी आज हम नहीं बोलते अपने आप को महार करके, तो जैसे महाराष्ट्र में ये शब्द प्रयोग होता था, वैसे तमिलनाडु के अंदर नायकर ये शब्द प्रयोग होता था। तो नायकर इस शब्द का प्रयोग जब बड़े इसमें हो रहा था तमिलनाडु के अंदर, तो स्वयं रामास्वामी जी को लगा कि ये जातिवाचक शब्द है, अगर ये मेरे पीछे लग जाएगा तो मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो मेरी जाति लोगों के सामने आ जाएगी। वो तो थे धनगर समाज से, लेकिन नायकर इस जाति से बिलोंग्स करते थे, इसलिए उन्होंने
जो अभी एक मेरी भगिनी ने रामा स्वामी जी के बारे में बताते हुए बताया था, कांचीपुरम का उल्लेख किया था, उस अधिवेशन के अंदर उन्होंने इस नायकर शब्द को ख़त्म कर दिया और बोला कि भाई ये शब्द का प्रयोग आज के बाद नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जातिवाचक शब्द था। महारों के लिए भला ही हम लोग अभी बोलते हैं, क्योंकि अभी तो यूज़ नहीं करते हम लोग, लेकिन आप अभी भी मराठवाड़ा के अंदर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे बीच में जो बैंक के लोग हैं या और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं, जो पब्लिक कांटेक्ट में आते हैं, उन्हें पता है कि भाई लोग अभी भी अपने नाम के पीछे महार ये शब्द लगाते हैं। यहाँ पे भी नागपुर में 50 साल के पहले देखो, आपके शायद पूर्वजों के नामों के पीछे तो कृष्णा महार, मारुति महार ऐसे नाम लगे होते थे। तो ये जो जातिवाचक शब्द है, बाबा साहब ने भले ही महारों की तारीफ किया हो, लेकिन महारों के बारे में जब हम पता चला, स्वयं बाबा साहब ने बताया था कि भाई ये महार जो लोग हैं ये स्वाभिमानी लोग थे, शूर लोग थे और ये इंडिजिनस लोग थे, मतलब ये इस देश के मूल निवासी थे। तो मूल निवासी जैसा बाबा साहब ने महारों के बारे में बोला है, वैसे रामा स्वामी जी ने द्रविड़ों के बारे में बोला है कि द्रविड़ ये जो कौम थी उस समय की, जिसमें से रामा स्वामी स्वयं बिलोंग्स करते थे, उन्होंने द्रविड़ कंसेप्ट को आगे लाया, उस संस्कृति को आगे लाया, ब्राह्मण संस्कृति को और ईश्वरीय संस्कृति को नकार दिया, पूरी तरह से नकारा। ब्राह्मण संस्कृति को तो उन्होंने पैर के तरह कुचल डाला था और द्रविडियन संस्कृति का उन्होंने उदोदो भी किया था। वो कहते हैं कि भाई ये भले ही तमिलनाडु में द्रविडियन संस्कृति देखने को मिलती है, लेकिन अभी का जो रिसेंट एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी तमिलनाडु के अंदर जो चीफ मिनिस्टर्स है M.K. स्टैलिन, ये जिस पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, इसकी विचारधारा करुणानिधि के माध्यम से आती है। और करुणानिधि ने कहाँ से लिया है, तो रामा स्वामी जी से ही लिया हुई विचारधारा है, जिसकी शुरुआत रामा स्वामी जी ने अपनी जस्टिस पार्टी बना के की थी। वहीं से ये विचारधारा आ रही जो जिन्होंने ब्राह्मणों को और ईश्वरीय ताकतों को नकार दिया था। उन्होंने सच्ची रामायण का भी, मेरे ताई ने वो उसका उल्लेख किया सच्ची रामायण का, तो आपको मालूम है कि भाई सच्ची रामायण ये रामा स्वामी जी ने लिखकर ब्राह्मणों की और रामायण और महाभारत की पूरी पोल खोल दी थी। बाबा साहब ने भी रिडल्स इन हिंदुज़म, ये हिस्टोरिकल जो ग्रंथ लिखा, उसके माध्यम से हमें बताया कि भाई हिंदू धर्म के अंदर इनके कैसे गौड़ बंगाल है करके सारा इतिहास हमें बता के रखा है। लेकिन अभी हम लोग जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब भी हम लोग जाते हैं, तो बाबा साहब का या नेशनल लेवल के ऊपर बड़े सेमिनार हम अटेंड करते हैं, तो हम लोग बाबा साहब का नाम अगर लिए तो बाकी लोग क्या बोलते हैं जो उस परिसंवाद में या सेमिनार में आते हैं, अरे ये तो अंबेडकर थॉट्स पढ़ाने वाले प्राध्यापक है, बाबा साहब के सिवा और बताएंगे क्या। लेकिन जब हम उनको ये बताते हैं कि भाई बाबा साहब ने इसका विरोध नहीं किया था, आपको मालूम है, आप नागपुर शहर में रहते हो, नागपुर शहर ये 1919 के समय में अगर हम जाएंगे तो आपको पता चला कि ये सीपी एंड बेरार के अंदर था। सीपी एंड बेरार के अंदर जो राजधानी का शहर था नागपुर, उस समय नागपुर में जो गवर्नर जनरल थे वो रसेल और हीरालाल थे। अगर आप इनकी पढ़ाई करो या इनके लिखी हुई किताबें पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि भाई हम बाबा साहब के रेफरेंस लेते हैं तो हमें ये लोग बोलते हैं कि भाई बाबा साहब ने बोला है। तो आपको बाबा साहब के रेफरेंस न देते हुए आप रसेल और हीरालाल के रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई यहाँ बाबा साहब नहीं कहते, ये तुम्हारे ही तो लोग हैं। ये भी तो कहते हैं कि भाई ईश्वरीय ताकतें कैसी थी, कैसा ब्राह्मणवाद था, मनुस्मृति कैसी थी, सच्ची रामायण के माध्यम से भला ही रामा स्वामी ने बताया हो, लेकिन महाभारत और रामायण ये कैसे काल्पनिक ग्रंथ थे, इसकी कहानी अगर बाबा साहब के माध्यम से आप बताओगे तो ब्राह्मण लोग या मनुवादी लोग आपका विरोध करेंगे। लेकिन तमिलनाडु के अंदर जाके आप रामा स्वामी के माध्यम से अगर बताओगे तो जो अपने लोग हैं वो या द्रविड़ लोग हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ब्राह्मण लोग आपका विरोध करेंगे। तो ये जो परंपरा ये पहले से चल रही है और अभी भी चल रही है, विरोध कोई हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी जो भले ही सरकार कोई भी हो, लेकिन सरकार के माध्यम से जो व्यवस्था चल रही है वो अभी भी वही व्यवस्था है। इसलिए मुझे रामा स्वामी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा मैं उनको कि भला ही बाबा साहब के थोड़े पूरे तरह समकालीन नहीं थे या एक दो जगह उनके मुलाकात हो गई थी उनकी, लेकिन दोनों की विचारधारा भले ही एक ट्रैक के ऊपर जा रही थी, लेकिन
विचारधारा एक ट्रैक के ऊपर जाते हुए भी अपने अपने विचार उन्होंने अपने तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश की। इसी अंतर्गत एक उदाहरण मैं आपको बता दूंगा। रामास्वामी जी को दुनिया भ्रमण करने का भी मतलब ट्रैवल का भी बहुत शौक़ था, तो इसलिए उन्होंने बहुत से देशों का भी भ्रमण किया। जब उन लोग वो रशिया गए, रशिया में ज़्यादा गए, तो 1919 में जो रशिया में 1917 में जो रशिया में क्रांति हुई थी, और क्रांति के बाद एक नया समाजवाद की नींव रशिया ने भरने की कोशिश की थी। उसके माध्यम से यह नया समाजवाद वो चाहते कि पूरी दुनिया में आए, क्योंकि वो ऐसी एक लड़ाई थी जो कैपिटलिज्म के विरुद्ध में खड़ी हुई एक लड़ाई थी, जिसके बाद 1917 में रशिया में उसकी शुरुआत हुई, और उसके बाद 1919 में हम लोग देखते हैं कि चाइना में भी वही सिद्धांतों को अपनाया और वहाँ पे भी एक क्रांति हुई। लेकिन इन क्रांति को देखते हुए जब रामास्वामी जी रशिया में गए, तो रशिया में जाने के बाद उन्होंने इस बातों का भी, मार्क्सिज्म की भी पढ़ाई की। वो भले ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़ने का बहुत शौक़ था उन्हें, और उन्होंने मार्क्सिज्म पढ़ा, रशिया के क्रांति के बारे में पढ़ा। जब उन्होंने रशिया के क्रांति के बारे में पढ़ा और ये समाजवाद के बारे में जब उनके दिमाग में गया कि भाई ये समाजवाद रोटी कपड़ा और मकान की बात तो करता है, लेकिन मनुष्य की आज़ादी को पूरी तरह से छीन लेता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 1917 के बाद रशिया में जो परिवर्तन हुआ, भले ही मार्क्स का मॉडल वहाँ सक्सेस हुआ हो, लेकिन मार्क्स का मॉडल सक्सेस होने के बाद जो नया समाजवाद वहाँ पे आ गया था, उस समाजवाद के माध्यम से उन्होंने लोगों को भले ही बोला हो कि हमारी सरकार आ जाएगी, वो कामगारों की सरकार प्रस्तापित होने वाली थी, लेकिन उसके माध्यम से हम लोग गारंटी देते हैं कि सभी लोगों को रोटी कपड़ा और मकान देंगे, और उन्होंने दिए भी, कोशिश ही नहीं की, दिए भी। रशिया में सभी लोगों को रोटी कपड़ा मकान उन्होंने पूरी तरह दिया, 100% दिया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके साथ उन्होंने लोगों की आज़ादी छीन ली, लोगों की आज़ादी छीन ली, लोगों को इक्वलिटी नहीं बहाल किया। मतलब लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी, समता, स्वतंत्र और बंधुत्व, यह जो मूल्य थे, जो जिसके बेसिक मूल्य हम भले ही हमारे संविधान में हम देखते हैं कि बाबा साहब ने रखे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत तो भगवान बुद्ध ने की थी। यह मूल्यों को वहाँ हम लोग नदारत देखें, तो इस मूल्यों के बारे में बाबा साहब ने 1921 में अपना एक एग्जाम्पल दिया था। बाबा साहब कहते हैं कि मैं रशिया के सोशलिज़म के विरुद्ध में नहीं हूँ, क्योंकि उसके विरोध में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि अगर किसी मनुष्य को परिपूर्ण करना है या मनुष्य को मनुष्य के जैसा कहलाना है, तो उसको सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान देके वो मनुष्य पूरी तरह नहीं मनुष्य बन सकता है या मानव नहीं बन सकता है। तो मानव को मानव कहलाने के लिए उसको रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ उसको लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी देना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक प्रिंसिपल है जो मनुष्य को मनुष्य कहलाने के लिए ज़रूरत है। इधर हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब इस तरह से बात करते हैं, तो उधर हम लोग देखते हैं कि पेरियार रामास्वामी इसी समाजवाद के ऊपर जब रशिया से वापस जाते हैं, तो वो एक स्वाभिमानी अपनी मूवमेंट शुरू करते हैं, और वो कहते हैं कि रशिया का समाजवाद मैंने देखा है, उसको जानने की कोशिश किया है, लेकिन मुझे तमिलनाडु के अंदर स्वाभिमानी समाजवाद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यह स्वाभिमानी समाजवाद मनुष्य को स्वाभिमान से जीना सिखाता है, मनुष्य को आज़ादी बहाल करता है। जो बाबा साहब ने बात कही थी, उन बातों को थोड़ा लेके पेरियार रामास्वामी जी ने इसको स्वाभिमानी समाजवाद का नाम देके अपने तमिलनाडु के द्रविड़ लोगों के सामने ला के रखा, और स्वाभिमानी अपनी संगठना के माध्यम से उनके ऊपर जब जस्टिस पार्टी का एक नेतृत्व उनको मिला, तो जस्टिस पार्टी उस समय के जो पहली विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें पूरी तरह हार गई थी। तो हारने के बाद उसका अध्यक्ष जस्टिस पार्टी का जब पेरियार रामास्वामी को बनाया गया, तो उन्होंने अपने स्वाभिमानी चळवळ को और इस जस्टिस पार्टी को ज्वाइन करते हुए अब कहा कि भाई हमें इसका आंदोलन तीव्र करना पड़ेगा। उसी सब की बात की थी। तो एम्पावरमेंट की बात करते करते वो कहते हैं कि भाई हमें सामाजिक और आर्थिक एम्पावरमेंट ही नहीं होना है, तो हमें राजकीय एम्पावरमेंट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इस देश के अंदर अगर आपको अपने अधिकारों को जिंदा रखना है और अधिकारों को आपको लेके आगे चलना है, तो
तो हमें हमारे राजकीय अधिकारों को भी लेना पड़ेगा। तो ये हम लोग देखते हैं कि साइमल्टेनियसली दक्षिण में पेरियार रामास्वामी किस तरीके से आंदोलन चला रहे हैं और भारत में बाबा साहब के माध्यम से कैसे आंदोलन चल रहा है। 1919 में वो साउथ बोरो कमीशन के सामने भी अप्रोच हुए थे। अगर अप्रोच नहीं होते तो आज आपको और मुझे मतदान का अधिकार नहीं मिलता था, ना हम चुनाव में खड़े हो पाते थे। तो इसलिए हम लोग बाबा साहब को धन्यवाद देंगे ही, उसके साथ साथ हम पेरियार रामास्वामी जी को धन्यवाद देते कि उन्होंने ये राजकीय जो मूवमेंट थी या चळवळ थी, ये दक्षिण भारत में भी उन्होंने शुरुआत कर दी थी। और जस्टिस पार्टी का आज देख रहे हैं कि उसका जो बीज उन्होंने रामास्वामी जी ने जो डाला था, ज़मीन के अंदर जो बीज डाला था, आज उसका वृक्ष हुआ है। भले ही स्टैलिन आज चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उसके पहले करुणानिधि ने वो सत्ता संभाली थी और बहुत टर्म तक वो भी चीफ मिनिस्टर थे। जिस विचारधारा के ऊपर करुणानिधि चल रहे थे, आज उनका बेटा भी उनके विचारधारा के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी विचारधारा रामास्वामी जी के माध्यम से उनको विरासत में मिली हुई है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शायद आपने पढ़ा होगा पिछले हफ्ते में टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एम.के. स्टैलिन का एक आर्टिकल आया, उसका एक इंटरव्यू आया है। इंटरव्यू में स्टैलिन कहता है कि भाई तमिलनाडु के अंदर जो हमारी द्रविडियन संस्कृति थी, वो द्रविडियन संस्कृति बहुत रिच थी। ये संस्कृति जो थी, हिंदू संस्कृति के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि स्टैलिन जिस वे से बात कर रहा है, वो पूरी तरह ब्राह्मणों की संस्कृति को नकार रहा है। तो ये कहाँ से आया उसके पास? जो इंडस वैली की बात कर रहा है, जो मोहनजोदारो हड़प्पा की बात कर रहा है। एक चीफ मिनिस्टर होते हुए उसने कहा कि भाई भारत के अंदर जितने भी एंशियंट साइट है, इसका एक्सकेवेशन करने के लिए भारत सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ साथ स्टेट आर्कियोलॉजिकल भी हमने निर्माण किया है। तो तमिलनाडु के अंदर उन्होंने स्टेट आर्कियोलॉजिकल को आदेश दिया है कि जितने भी एंशियंट साइट है उसका एक्सकेवेशन किया जाए। उसके लिए जो भी पैसा लगेगा वो स्टेट गवर्नमेंट देंगी। और 3200 साल पहले का जो इंडस वैली का जो इतिहास है, उसके ऊपर स्टैलिन बात कर रहा है, मोहनजोदारो हड़प्पा के हिस्ट्री के ऊपर वो बात कर रहा है। तो इसे हमें बहुत खुशी हो रही है। मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि जो द्रविडियन संस्कृति की बात बाबा साहब ने की थी, जो रामास्वामी जी ने की थी, उस संस्कृति को आधार रखते हुए हमारी संस्था के अंदर हमने जो इंडिजिनियस वर्ड का जो उपयोग किया है, वो इसलिए भी किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वॉइस ऑफ इंडिजिनियस पीपल मतलब मूल निवासियों की बुलंद आवाज़, काय के लिए? न्याय और शांति के लिए। तो ये आवाज़ आज हम लोग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उठा रहे हैं। तो जैसे ही हमने इंडिजिनियस शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया, बहुत सी बुद्धिस्ट देश है वो आज हमारे साइड में आके खड़े हो गए। जब हम लोग कास्ट बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये बात करते थे, तो हमें इतना सपोर्ट नहीं मिलता था। आपको ज्ञात होगा कि खैरलांजी में जब बहुत मांगे के प्रकरण हुआ था, उस समय उस इश्यू को भी हमने यूनाइटेड नेशन में लेके गया था, लेकिन हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं, आपको ज्ञात होगा कि जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के पार्टीशन के साथ साथ पाकिस्तान की भी निर्मित हुई। पाकिस्तान अलग हुआ और भारत देश अलग हुआ, दो देश हुए। लेकिन पाकिस्तान के भी दो भाग थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो अभी का बांग्लादेश, उसमें बहुत से हमारे बुद्धिस्ट भाई लोग रहते थे, जिनको हम लोग चकमा कहते थे। तो आपको शायद पता नहीं होगा कि उनके ऊपर उस समय तो अन्याय हुआ, लेकिन आज इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है कि आपको शायद ही पता होगा वो अन्याय किस बेस के ऊपर हो रहा है कि वो हमारे देश के नागरिक नहीं है। अभी अमित शाह कहते हैं या वहाँ का सीएम कहता है अरुणाचल प्रदेश का कि तुम हमारे देश के नागरिक नहीं हो, तुम लोग चले जाओ बांग्लादेश में। और कल के अफ़गानिस्तान में से जो सिख और हिंदू लोग जो देश में आ रहे हैं, उनको तुरंत के तुरंत राष्ट्रीयता बहाल कर रहे हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से हमने अरुणाचल प्रदेश का ये इशू इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग को मालूम है कि वो चकमा बुद्धिस्ट तो है, लेकिन उसके पहले वो इंडिजिनस है, इस देश के मूल निवासी है। तो उनका अधिकार है इस देश की राष्ट्रीयता उनको बहाल करने का।
क्योंकि 50 साल 60 साल पहले से वो इस देश में है, वो बाय बर्थ इस देश में रह रहे हैं, तो उन्हें क्यों नहीं राष्ट्रीयता मिल रही है? जो कल से भाग के आ रहे हैं, शरणार्थी ये वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, कराची से आए, सिंध से आए थे, उनको तुम लोगों ने यहाँ पे राष्ट्रीयता दे दी। और हमारे बुद्धिस्ट भाई लोग जो बंगाल से इधर आए थे, जो कुछ त्रिपुरा में गए, कुछ मिजोरम में गए, कुछ अरुणाचल प्रदेश में गए, लेकिन उनको अभी तक तुम लोगों ने राष्ट्रीयता नहीं दी है। तो ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जो रामास्वामी जी ने जो द्रविडियन कंसेप्ट डाली थी या द्रविडियन संस्कृति की बात कही थी और द्रविडियन लोगों के अधिकार के लिए वो कहते हैं कि भाई अगर हमें हमारे अधिकार, अगर ब्राह्मण लोग हमारे से छीनते हैं तो हमारे अधिकार हमको मांगना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने, आपको शायद पता होगा कि द्रविड़स्तान की भी एक डिमांड किए थे आज़ादी के बाद। भलाई बाबा साहब ने उसको इतना सपोर्ट नहीं किया था द्रविड़स्तान को, क्योंकि उसी समय हम लोग देखते हैं कि पंजाब से सिखस्तान की, खलिस्तान की डिमांड आई थी। तो बाबा साहब कहते हैं कि भाई स्टेट्स के ऊपर या लैंग्वेज के ऊपर ऐसे स्टेट या देशों की डिमांड आएगी तो इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, यह देश सार्वभौम नहीं रहेगा, जिसकी नींव उन्होंने संविधान के अंदर डाली थी। वो खुद कहते हैं कि भाई ये हमारा देश सार्वभौम है। तो ये बात नकारी जाती थी, इसलिए उन्होंने द्रविड़स्तान को भी सपोर्ट नहीं किया और ना खलिस्तान को सपोर्ट किया था। तो ये कहते हैं कि रामास्वामी जी कि भाई हम लोग को अगर द्रविड़स्तान मिल जाता है तो तमिलनाडु या जितना भी ये हम लोग साउथ देखते हैं उसमें वो अपना लॉजिक बताते हैं रामास्वामी जी, और कहते हैं कि भाई हमें समुद्र किनारा बहुत मिला हुआ है, यह इतना बड़ा समुद्र किनारा है कि हमें हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेस है हम हमारे यहाँ पे द्रविड़स्तान से हम खड़े कर सकते हैं। हमें किसी के पास भीख मांगने को जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें दूसरे देशों के पास जाने के लिए इतना बड़ा सी शोर है हमारे पास, उसका हम लोग उपयोग करेंगे और इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रांग हो सकते हैं। अभी मैंने पहले कहा था बंते जी, आप अगर वर्कशॉप लेते थे तो एक एक बात के ऊपर हम लोग ज़्यादा बात कर सकते थे। ये अभी कैसा हो गया ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोगों के जो पेशेंस है उनके चेहरे भी देख रहा हूँ कि उनकी क्षमता ख़त्म होती जा रही है, इसलिए मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई अपन ने ज़्यादा बातें अभी नहीं करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। लेकिन कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि भाई आपके सामने शेयर करूं, जो मैंने कोशिश की आपके सामने रखने की। ये विषय के ऊपर सच में बहुत मतलब सविस्तर बात करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे बीच में हमारी भगिनी एक लंदन से आई हुई है, उनको भी कहना है, फिर हमारे अध्यक्ष भाषण को भी सुनना है हमको, तो आपको और बैठे रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको और ज़्यादा तकलीफ़ न देते हुए मैं आपको पुनश्च धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे भले ही थोड़े शब्द क्यों न हो सुन लिए, बहुत शांत तरीके से सुने, इसलिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ।